आज क्लास 7 की एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास 7 और दक्षता अभ्यास 7 का सवाल नंबर 9वें में कह रहा है कि एक परीक्षा में गणित में कुल 45%, विज्ञान में कुल 25% अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि 15% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, केवल उत्तीर्ण का प्रतिशत बताना है। तो गणित में 45, विज्ञान में 25 और दोनों में 15% अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो सबसे पहले गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर 45%। गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर 45% और विज्ञान में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर 25%। तो गणित में अनुत्तीर्ण 45 और विज्ञान में अनुत्तीर्ण 25% और दोनों विषय में अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी विद्यार्थी बराबर 15%। ठीक है। तो गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 45, विज्ञान में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 25%, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 15% है। अब देखिए जो दोनों परसेंट है, दोनों विषय जो है वो दोनों वाले हैं गणित और विज्ञान। अब गणित वाले गणित के भी साथ जुड़े हैं और गणित वाले विज्ञान के भी साथ जुड़े हैं, विज्ञान वाले गणित के साथ जुड़े हैं और विज्ञान वाले विज्ञान के भी साथ जुड़े हैं। यानी ये दोनों वाले जो है, दोनों 15% जो है वो गणित में भी जुड़े हैं और विज्ञान में भी जुड़े हैं। तो केवल गणित में निकालो जो केवल गणित में है। तो केवल गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर 45 माइनस 15। देखिए 45 थे गणित में, उसमें से दोनों हमारे गणित वाले हटा दो 15%, तो यानी कि ये आ जाएगा 30% आ जाएंगे। फिर इसके बाद केवल विज्ञान में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर 25 माइनस 15 बराबर आ जाएगा 10%। तो केवल गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 30% और केवल विज्ञान में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 10% है। और दोनों में अनुत्तीर्ण, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर 15%। तो देखिए आप केवल गणित के रह गए, केवल विज्ञान के और गणित और विज्ञान के। ठीक है। तो कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर 30, 10, 40, 40 और 15, 40 और 15 हो गया 55%। 55% विद्यार्थी क्या हुए हैं? अनुत्तीर्ण हुए हैं। ये अनुत्तीर्ण वाले फेल हुए हैं। तो पास होने वाले अनुत्तीर्ण होने वाले, तो उत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर 100% माइनस 55%। 100% से अनुत्तीर्ण परसेंटेज को क्या करते हैं? घटा दें, तो उत्तीर्ण होने वाले का प्रतिशत आ जाएगा तो बराबर आ जाएगा 45%। तो 45% विद्यार्थी जो है वो क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए हैं।
जबकि 55% विद्यार्थी क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। इसके बाद है सवाल नंबर 10वां। यहाँ पर अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रश्न पूछा गया था, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंटेज आ गई 45%। 364 रुपए में एक रेडियो बेचने से 9% की हानि होती है। 364 रुपए में एक रेडियो को बेचने से 9% की क्या होती है, हानि होती है। तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो रेडियो का विक्रय मूल्य दिया गया है, रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर 364 रुपए और हानि जो है वो 9% की हानि है। 364 रुपए पर बेचने पर 9% की हानि होती है, तो बेचने हमारी विक्रय मूल्य हो गया, तो रेडियो का विक्रय मूल्य 364, 9% की हानि हो रही है। और हानि या लाभ को हम विक्रय मूल्य पर नहीं लगा सकते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पर लगाते हैं। तो मान लेंगे कि माना रेडियो का क्रय मूल्य बराबर x रुपए। माना रेडियो का क्रय मूल्य बराबर x रुपए, x का 9% हानि, x का 9% हानि, तो x इंटू 9/100 बराबर हो जाएगा 9x/100 रुपए, ये हानि हो गई। तो रेडियो का क्रय मूल्य x रुपए है, 9x/100 रुपए की क्या होगी, इसको हानि हो गई। तो यहाँ पर फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर विक्रय मूल्य के। अब देखिए क्रय मूल्य आपके पास है x रुपए, हानि है 9x/100 और विक्रय मूल्य ऊपर दे रखा है 364 रुपए। इसमें एलसीएम ले लेंगे, 100 आ जाएगा, 100x माइनस 9x बराबर 364। तो ये गुणा कर लो, 100x में 9x चले गए, 91x, 364 इंटू 100, तो x बराबर 364 इंटू 100 बटे 91। ठीक है, 91 का भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 9 36, 4 बार चला जाएगा। x बराबर 100 चौको 400 रुपए। तो रेडियो का क्रय मूल्य बराबर, रेडियो का क्रय मूल्य बराबर 400 रुपए। 400 रुपए हमारे रेडियो का क्रय मूल्य आ गया। इस बार सवाल नंबर 11वां है, साड़ियों की सेल में 20% की छूट मिलने पर 720 रुपए अंकित मूल्य की साड़ी कितने रुपए में मिलेगी। अब देखिए साड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपए है और उस पर क्या परसेंट की छूट मिल रही है, 20% की छूट मिल रही है। तो साड़ी का अंकित मूल्य बराबर 720 रुपए और छूट जो प्राप्त हो रही है वो 20% की छूट है। और छूट भी अंकित मूल्य पर ही मिलती है, विक्रय मूल्य पर नहीं मिलती है। तो यहां पर आ जाएगा 720 का 20% छूट, ये हो जाएगा 720 इंटू 20/100। 2 0 कैंसिल कर दो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 144 रुपए की बेटा इसमें छूट प्राप्त हो गई साड़ी में। तो 720 रुपए की साड़ी थी जिसमें से 120 रुपए छूट प्राप्त हो रही है, तो साड़ी का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट, तो ये हो जाएगा 720 माइनस 144। 10 में से 4 गए 6, 11 में से 4 गए 7, यहाँ पर बचे 6, 676 रुपए की साड़ी प्राप्त हुई। यहाँ पर 6 बचा तो 6 में से गया 5, 576 रुपए। वो साड़ी हमें जो 720 रुपए अंकित मूल्य की साड़ी थी वो हमें किस मूल्य पर प्राप्त होगी, 576 रुपए पर प्राप्त होगी। इसके बाद है सवाल नंबर 12वां
किरण ने डाकघर के बचत बैंक खाते में 1600 रुपये जमा किए। उसने 3 वर्ष तक इसमें से कोई धन नहीं निकाला। 3 वर्ष बाद सारा धन निकाल लिया। बताइए कुल कितने रुपए ब्याज मिले। यदि डाकघर में ब्याज की दर जो है वो 5% वार्षिक है, तो किरण ने डाकघर में जमा कितना किया? 1600 रुपये। तो ये हो गया मूलधन P बराबर 1600 रुपये। R बराबर 5% वार्षिक दर से जमा किया था और N बराबर कितने वर्ष बाद उसने धन को निकाला है? तो यहाँ पर धन को निकाला है 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष समय दिया गया है और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किया है, चक्रवृद्धि ब्याज निकाला है। तो देखिए आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज के में 3 चीजें लगवाई थी। एक तो साधारण ब्याज के द्वारा, नंबर 2 एकीकृत नियम के द्वारा और नंबर 3 सूत्र के द्वारा। तो यहाँ पे आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी विधि से लगा सकते हो। जो विधि आपको अच्छी लगे उसी विधि से लगा सकते हो। जैसे कि अभी हम लगा रहे हैं तो हम सूत्र के माध्यम से लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की घात n। ठीक है, A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की घात n। तो A बराबर P की जगह पे आ जाएगा 1600 1 प्लस 5 बटे 100 की घात 3। तो A बराबर 1600, 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 बीस 100, 20 एकम 20 और 21, 21 बटे 20 की घात 3। तो A बराबर 1600 21 इंटू 21 इंटू 21 बटे 20 इंटू 20 इंटू 20। 1 2 दो ही जीरो कट रही है, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, नीचे 5 बचा, ऊपर 21 21 21 का गुणा करोगे 92 61 बटे 5। तो A बराबर 5 एकम 5 बचे 4, 5 40 बचे 2, 5 25 बचा 1, 5 दूनी 10, फिर 1 बचा, 5 दूनी 10। अब इसके एक जीरो बढ़ा सकते हो क्योंकि रुपए में है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1852 रुपए 20 पैसे। ठीक है, तो किरण को 3 वर्ष बाद बैंक से 1852 रुपए प्राप्त हुए हैं और उसमें 1852 रुपए में से ब्याज कितना प्राप्त हुआ है तो ब्याज निकाल लो। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर A माइनस 3। तो ये आ जाएगा 1852.20 माइनस 1600। ये आ जाएगा 252 रुपया 20 पैसा। इतना उसे 3 वर्ष में बैंक से 1600 रुपए पर ब्याज प्राप्त हुआ है। इसके बाद सवाल नंबर 13वां और अंतिम सवाल है। माजिद ने डाकघर की सावधि जमा खाता में 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए जमा किए थे। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे? कुल कितने रुपए मिलेंगे? कुल माने आपका मिश्रधन हो गया, मिश्रधन हो गया, ए निकालना है। यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि हो, चक्रवृद्धि ब्याज में हो, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, तो यहाँ पर P बराबर 5000 रुपए, R बराबर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है और N बराबर 2 वर्ष है। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे? ठीक है, 2 वर्ष का समय दिया गया है। तो माजिद ने डाकघर के सावधि जमा खाता में 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए जमा किए हैं। कह रहा है 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि हो। तो यहाँ पर 5000 रुपए मूलधन, 8% दर और 2 वर्ष का समय दिया गया है। यहाँ पे भी फार्मूला लगा देंगे। A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की घात n। ये हो जाएगा 5000 1 प्लस 8 बटे 100 की घात 2, 4 दूनी 8, 4 से इसको काटोगे 25 बार, 25 से कम 25 और 25 दो कितने हो जाएंगे 27। तो A बराबर 5000 27 बटे 25 की घात 2। A बराबर 5000 इंटू 27
बट्टे 25 इंटू 25, 25 दूनी 50, 200, 25 अट्ठे 200, 8 बार आ गया, 27 इंटू 27, 729 इंटू 8, तो ए बराबर 8 नंग 72 हासिल 7, 8 दूनी 16, 16 7 23 हासिल 2, 8 सते 56 और 2 58, यानी माजिद को 2 वर्ष बाद बैंक से 5,832 रुपए प्राप्त होंगे। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद माजिद को बैंक से 5,832 रुपए प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से हमें दक्षता अभ्यास, सेविंग को बढ़ा, और हमने अभी तक मैथ में एक्सरसाइज 1 से लेकर के एक्सरसाइज 7 तक पूरी एक्सरसाइजें पढ़ी हैं, जिसमें से केवल ऑनली वाइज 2 एक्सरसाइजें छूटी है, चौथी और पांचवी, वो भी रेखा गणित की छूटी हुई है। अभी तो हम अंकगणित और बीजगणित दोनों में चल रहे हैं, तो अंकगणित बीजगणित लगवाते हुए आपकी हमने 7 अभ्यासें पूरी की है। अब इसके बाद आगे की जो एक्सरसाइजें होंगी उसको हम कल से लगवाएंगे।